जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस का नया वाला मॉडल प्रश्न पत्र आया उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव का सारा सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इसके ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी मैंने चैनल पर डाल दिया है, आप लोग उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और एक बात और बता देते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं और चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं, तो दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों भाषाओं में आप लोगों को आंसर देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो खंड ख यानी कि सेक्शन बी से स्टार्ट है और क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट है। ठीक है, इसके बाद जब आप जाओगे तो खंड सी में आपका 39 से स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। उसके बाद अगर आप जाओगे तो फिर आप खंड घ यानी कि सेक्शन डी में जब जाओगे तो 47, 48, 49 एंड 50, 51, 52 ये सब क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। ये सब भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। चैनल पे पहली बार आएँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर को सेव कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपने अभी तक ये वाला PDF डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं हम लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चन आंसर को। देखिए, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 में था आप लोग का, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम आंसर हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले आंसर पे फोकस करेंगे। ठीक है, सेम टू सेम है, आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा और गर्व का अनुभव करता है। ये देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से इंग्लिश को नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या बोला है। वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी। इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आइए आंसर को देखते हैं। वियना सम्मेलन की जो मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। ठीक है, इंग्लिश में भी आंसर यहाँ पर है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 में, कहा गया कि जैविक युद्ध से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, जैविक युद्ध से आपका क्या तात्पर्य है, आंसर देख लीजिए। जैविक युद्ध का अर्थ होता है युद्ध में जीवाणु, विषाणु या अन्य जैविक तत्वों का प्रयोग करके दुश्मन को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पर आंसर है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया स्पेनिंग जेनी क्या है। ठीक है, स्पेनिंग जेनी एक बहु सुई वाली कताई मशीन थी जिसका आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। इससे सूत बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई थी। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आता है 35 में, कहा गया बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। ठीक है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछा गया है। आइए आंसर को देखते हैं हम लोग। बहुउद्देशीय परियोजनाएं वे होती है जिनमें एक ही साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जैसे सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मछली पालन, बाढ़ नियंत्रण आदि। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 36 में, कहा गया जनसंचार क्या है। व्हाट इज़ मास कम्युनिकेशन। आइए आंसर में लिखेंगे हम लोग कि जनसंचार वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती है, जैसे टीवी, रेडियो, समाचार पत्र आदि। इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां से आंसर उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 37 में, कहा गया है कि लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए लैंगिक असमानता का अर्थ है पुरुष और महिलाओं के बीच असमान व्यवहार, अवसरों में भेदभाव या अधिकारों की असमानता। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से आंसर उतार लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 38 पे। कहा गया है कि मनरेगा का पूरा नाम लिखिए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा। देखिए मनरेगा का पूरा नाम होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में, कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं इंग्लिश में। चलिए पहले आंसर को देखेंगे हिंदी में। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। लोग वहां रॉयल एक्ट के विरोध में एकत्र हुए थे। बाग के चारों ओर दीवारें थीं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इस गोलीकांड में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। महात्मा गांधी ने इस अवमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा की और अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ठीक है,
आइए, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करता हूँ, छोटा करता हूँ, ताकि आप लोग एक बार में इसका आंसर को नोट कर सको। ठीक है, ये पूरा आपके स्क्रीन पर एक बार में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको रोक करके उतार लें। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, वर्नाकुलर एक्ट जो है पर एक टिप्पणी लिखना था। देखिए, इसके आंसर में आपको लिखना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिंटन द्वारा पारित किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था, जो ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे। इस कानून के तहत सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र या प्रकाशन को बंद कर सकती थी। अंग्रेजी समाचार पत्रों को इससे छूट दी गई थी। इस एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया और भारतीय प्रेस पर दमन किया। भारतीय नेताओं ने इसका तीव्र विरोध किया। बाद में इस कानून को रद्द किया गया। ठीक है, आइए, इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं यहाँ से इसका आंसर यहाँ पे नोट कर सकते हैं। आपके सामने इसका आंसर है, वीडियो को रोक करके भी नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 में। कहा गया वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में अंतर आपको लिखने के लिए। ठीक है, देखिए, वनस्पति जगत का तात्पर्य किसी क्षेत्र में सभी पौधों और पेड़ पौधों से है, जबकि प्राणी जगत का अभिप्राय उस क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी जानवरों से है। उदाहरण के लिए भारत में नीम, पीपल, आम आदि वनस्पति जगत के उदाहरण हैं। वहीं बाघ, हाथी, शेर, मोर आदि प्राणी जगत के उदाहरण हैं। ठीक है, दोनों मिलकर जैव विविधता का निर्माण करते हैं, जो पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में यहाँ से इसका आंसर नोट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 में। कहा गया मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आंसर को। मोटे अनाज से वे अनाज होते हैं जिनमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और जो कठोर जलवायु में भी उगाए जा सकते हैं। इनमें मुख्यतः ज्वार, बाजरा, रागी और कोदो जैसे अनाज शामिल हैं। मोटे अनाज ऊर्जा, फाइबर, आयरन और कैल्शियम के अच्छे स्रोत होते हैं। ये सूखा प्रतिरोधी फसल है और किसानों के लिए सस्ती और उपयोगी मानी जाती है। आजकल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मोटे अनाजों का उपयोग बढ़ रहा है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के जितने भी बच्चे हैं यहाँ से ये वाला आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर आपको बताना है। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए आंसर देखते हैं इसका। प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है जो पृथ्वी के अंदर लाखों वर्षों में जैविक पदार्थों के विघटन से बनती है। इसका प्रमुख घटक मीथेन है। वहीं बायोगैस जैविक कचरे से गोबर, पौधों के अवशेष और खाद्य अपशिष्ट के अपघटन से कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है। यह भी मुख्यतः मीथेन गैस होती है, लेकिन नवीकरणीय स्रोत है। प्राकृतिक गैस भूमिगत स्रोतों से मिलती है, जबकि बायोगैस घरों या संयंत्रों में बनाई जा सकती है। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से इसका आंसर उतारेंगे। ठीक है, एक बार में मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, आप इसको एक बार में उतार सकते हो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44। कहा गया है कि जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या है। आइए आंसर को देखते हैं। जातिवाद समाज में असमानता और भेदभाव को जन्म देता है। इससे समाज में ऊंच नीच की भावना बढ़ती है और लोगों के बीच एकता की कमजोरी होती है। जातिवाद के कारण प्रतिभाशाली व्यक्तियों के अवसर नहीं मिलते हैं, जिससे सामाजिक विकास रुक जाता है। ये सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ी बाधा है। संविधान ने जातिवाद को समाप्त करने के लिए समानता और भेदभाव विरोधी प्रावधान किए हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। कहा गया कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में कुछ उदाहरण लिखिए। ठीक है, चलिए सबका उदाहरण देंगे हम लोग। प्राथमिक क्षेत्रक में वे कार्य आते हैं जो सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, वनोपज, पशुपालन आदि। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में वे क्षेत्र कार्य शामिल हैं जिनमें कच्चे माल को तैयार करके वस्तु में बदला जाता है, जैसे कपड़ा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, लोहा इस्पात आदि। तृतीय क्षेत्र में सेवा से जुड़े कार्य आते हैं, जैसे बैंकिंग, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा आदि। ये तीनों क्षेत्र मिलकर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाते हैं। ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने एक द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का यहाँ पे आंसर है और टर्टियरी सेक्टर जो है यानी तृतीय क्षेत्रक जो है उसका भी आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग इसका बारी बारी से आंसर उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि लोकतांत्रिक सरकार
की क्या विशेषता है, लिखना है आपको। लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। कह रहा है आपसे, लोकतांत्रिक सरकार में जनता सर्वोच्च होती है। इसमें सरकार जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता की होती है। नागरिकों को समान अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। इसमें कानून का शासन होता है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी रक्षा की जाती है। यह स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, या फिर आप वीडियो रोक करके भी उतार सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 में। कहा गया है आपसे कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन भी आप देख पा रहे होंगे। आइए आंसर को देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। 1815 में वियना कांग्रेस के बाद जर्मनी 39 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था। पर्शिया सबसे शक्तिशाली राज्य था और इसका नेतृत्व ओटोवन बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई और 3 प्रमुख युद्ध लड़े: डेनमार्क का युद्ध, ऑस्ट्रेलिया का युद्ध और फ्रांस का युद्ध। इन युद्धों में पर्शिया की विजय हुई और अंततः फ्रांस युद्ध 1870-71 में, ठीक है ना, सॉरी यहाँ से देखते हैं ना, अपनाई और 3 युद्ध लड़े, ऑस्ट्रिया युद्ध और फ्रांस। इन युद्धों में पर्शिया की विजय हुई और अंततः 1871 में जर्मनी साम्राज्य की घोषणा की गई। सम्राट विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट जो है वो घोषित कर दिया गया। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण बल, राष्ट्रवाद और कूटनीति के माध्यम से पूरा हुआ। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से इसका एक बार में स्क्रीनशॉट लेकर के आप उतार सकते हैं, या फिर वीडियोज़ रोक करके भी आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 48 में। कहा गया है कि असहयोग आंदोलन असफल क्यों हुआ। ठीक है, चलिए आंसर को देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश संस्थानों, न्यायालयों, विद्यालयों और वस्त्रों का बहिष्कार कर स्वतंत्रता प्राप्त करना था। आंदोलन को पूरे देश में जबरदस्त समर्थन मिला, परंतु 1922 में चौरी चौरा की घटना में पुलिस पर हिंसा हुई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने हिंसा का विरोध करते हुए तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। इसके अलावा संगठनात्मक कमजोरी, नेतृत्व की कमी और जनता की अधीरता ने भी आंदोलन की विफलता में योगदान दिया। हालांकि यह आंदोलन असफल रहा, पर इसने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और लोगों में स्वराज की भावना जागृत की। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो पहला स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि इतने बड़ा है क्वेश्चन है तो आंसर है तो नहीं हो पाएगा। आप पहला स्क्रीनशॉट यहाँ से लेंगे, दूसरा स्क्रीनशॉट आप फिर ले लीजिए यहाँ से। चलिए ये आपका आंसर पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया था, परंतु उसके प्रभाव पूरे विश्व में अनुभव किए गए। उदाहरण सहित जो है वो स्पष्ट करना है आपको। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा गया है, आइए पहले आंसर को देखते हैं हिंदी में। कहा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 मुख्य रूप से यूरोपीय देशों के बीच लड़ा गया, पर इसके प्रभाव विश्वव्यापी थे। इस युद्ध में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के देश भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए। भारत ने भी ब्रिटेन के साथ सैनिक और आर्थिक सहायता दी। युद्ध के कारण लाखों लोग मारे गए और विश्व अर्थव्यवस्था चरमरा गई। महंगाई बढ़ी, व्यापार घटा और बेरोजगारी बढ़ गई। वर्साई संधि के बाद जर्मनी को कठोर दंड मिला, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बनी। साथ ही इस युद्ध ने विश्व में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों को भी जन्म दिया और राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला। अब जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार में यहाँ पर आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद किया। इंग्लिश में क्वेश्चन आपको दिख रहा है, चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं शताब्दी में जब अखबारों और पत्रकारों का प्रसार हुआ, तब राष्ट्रवादी विचार आम जनता तक पहुंचने लगे। भारतीय नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस ने अखबारों के माध्यम से जनता को जागरूक किया। केसरी, यंग इंडिया और हरिजन जैसे पत्रों ने स्वतंत्रता की भावना को बल दिया। मुद्रण के माध्यम से देश के विभिन्न भागों के लोग एक दूसरे के विचारों से जुड़े, जिससे राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई।
इसने ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ जनमत तैयार किया और स्वतंत्रता संग्राम को गति दी। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका हिंदी में आंसर। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, थोड़ा सा छोटा करके हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं ताकि एक बार में आप इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले सको या फिर इसको वीडियोज रोक करके उतार सको। क्वेश्चन नंबर 51, कहा गया कि भारत में रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करना है आपको। इंग्लिश में क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। चलिए आंसर इसके देख लेते हैं। देखिए, कहा गया है कि रबी फसल जो होती है ना, रबी फसलें सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। इन फसलों की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच और कटाई अप्रैल से जून के बीच होती है। उदाहरण गेहूँ, जौ, मटर, चना आदि। ठीक है। खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है और शरद ऋतु में काटी जाती है। इनकी बुआई जून से जुलाई के बीच तथा कटाई सितंबर से अक्टूबर के बीच होती है। उदाहरण धान, मक्का, ज्वार, सोयाबीन आदि। ठीक है। रबी फसलें के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि खरीफ फसलों में मुख्यतः मानसून वर्षा पर निर्भर होती है। ओके। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो पहला स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है। दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा बच गया था। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आता है 52 में। देखिए, कहा गया है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, आपको बताना है। यहाँ पर आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। आइए आंसर देखते हैं। भारत में भौगोलिक दृष्टि से सौर ऊर्जा के लिए अत्यंत उपयुक्त देश है, क्योंकि यहाँ पूरे वर्ष भर पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिलता है। भारत की अधिकांश भूमि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, जहाँ औसतन 300 से अधिक धूप वाले दिन होते हैं। सौर ऊर्जा एक स्वच्छ, नवीकरणीय और सस्ती ऊर्जा स्रोत है। इससे प्रदूषण नहीं होता है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटती है। सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन जैसी योजनाओं से सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर लैंप्स और पंपों का प्रयोग बढ़ रहा है। इसलिए भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य न केवल उज्ज्वल बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो पहला स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेंगे, इसके बाद उनको दूसरा स्क्रीनशॉट देते हैं, वो यहाँ से लेंगे। 2 स्क्रीनशॉट में आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा सब्जेक्टिव सोशल साइंस का। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट किया कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके क्लास 10th के लिए मैंने फ्री में क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। हमारे प्लेलिस्ट पर जाइएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग उसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो, कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। एक नंबर आपको फ्लैश कर रहा होगा, इस नंबर को मोबाइल में सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। यदि आपने अभी तक मॉडल पेपर के जो PDF है उनको डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।